जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की जो मैथ की जो क्लास होती है शाम को 5 बजे, जिसमें हम आप लोगों के लिए सुपर सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक मैथ में जितना पढ़ा था उसका एक बेहतरीन और शानदार रिवीजन कर रहे हैं। एसएससी जीडी 2025 को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम अपने इस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों लगा रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए टोटल जो क्वेश्चंस रखते हैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जो कि अपने आप में बेहद शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें आपको कुछ न्यू क्वेश्चन भी रखते हैं ताकि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो सीख सकें, क्योंकि एग्जाम में जो हर टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और पैटर्न भी हमारा लगभग चेंज भी होता रहता है। तो आज भी दोस्तों हम आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होंगे अपने आप में। तो एक बार आप सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देंगे अपने हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ में, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें। और आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमारे 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि शाम को 5 बजे दोस्तों आपका होता है। तो आप सभी शाम को 5 बजे कॉपी पेन साथ में लेकर जरूर इस क्लास के साथ जुड़ा करें। इससे आपका क्या है, मैथ्स का रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले हम आपको ऐसे जैसे आपको डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ऐसे में लगभग एग्जाम से पहले मैं आपको 20 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। और जो हमारी जो सुपर सीरीज है, ये आपकी टॉप 20 प्रैक्टिस सेट की ये सीरीज होगी। मैं एग्जाम से पहले आपको 20 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और ये 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर एग्जाम में करके जाइएगा। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, एग्जाम में आपको इसका अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा इन प्रैक्टिस सेट से। तो चलिएगा दोस्तों, हम अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी श्रृंखला को स्टार्ट करते हुए आज के पहले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। तो सभी लोग क्वेश्चन को पहले तो सॉल्व करो और जो भी आंसर होना वही कमेंट में आप लोग साझा करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि पी क्यू आर की आय का जो रेशियो है वो 10:12:9 है और उनके व्यय यानी कि खर्च का जो रेशियो है वो 12:15:8 है। यदि क्यू अपनी आय का 25% भाग सेविंग कर रहा है, क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, तो पी क्यू और आर की जो उनकी सेविंग का रेशियो है वो कितना है, ये आपसे पूछा है। तो भाई आप सभी जानते हैं कि हमारी जो इनकम होती है, आय जो भी हम कमाते हैं उसमें से माइनस यानी हमारा खर्चा इज इक्वल टू बचत। यानी कि आय में से जो हम पैसा खर्च करते हैं और जो शेष बचता है वो हमारी क्या कहलाती है, सेविंग मनी यानी कि बचत कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले भैया इनकी आय का रेशियो लिखेंगे। तो भाई पी है तो लिख लेंगे इसको पी अनुपात क्यू अनुपात आर। रेशियो कितना दिया गया हमें, 10:12:9। ये जो रेशियो जो आया है ये किसका रेशियो है, तो आपको सर ये आय का रेशियो है। ये किसका रेशियो है, तो आपको सर ये हमारा आय का रेशियो है। और व्यय, व्यय का रेशियो हमें कितना दिया गया भाई, व्यय का रेशियो निकालेंगे। व्यय यानी कि खर्च, खर्च का रेशियो दिया गया हमें 12, रेशियो 15 और रेशियो 8। ध्यान से समझना भाई, मैं कह रहा हूँ एक बार यदि आपने मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना भाई, मैं कह रहा हूँ दिमाग में सीधा क्वेश्चन चढ़ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। बस ध्यान से समझते चलो, मैं इसीलिए आपको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके। और अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारी आय होती है उसमें से जो हम खर्च करते हैं और बाकी का जो शेष बचता है वो हमारी क्या कहलाती है, बचत। तो ये बचत कैसे निकालेंगे, तो भाई आपको सर अभी आपने बताया कि आय में से हम अपने खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल के आ जाएगी। तो भाई क्या 10 से 12 घटाएंगे तो हमारा माइनस का दोबारा, तो क्या ये हमारी बचत होगी, आप कहोगे नहीं, नहीं ये हमारी बचत नहीं होगी। क्या 12 में से 15 घटाएंगे तो माइनस में जा रहा है भाई, 9 में से 8 जाएगा तो चलो मान लो इसका तो आप निकाल भी दोगे, लेकिन पी और क्यू के कैसे निकालोगे भाई। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगेगी, वो क्या है, वो कंडीशन होगी हमारी रिलेशन की। यानी कि यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, रिलेशन। और वो रिलेशन कैसे बनेगा, वो आपको एक क्वेश्चन में लाइन दी गई है कि यदि क्यू अपनी आय का 25% भाग बचा रहा है। क्यू जो है ना वो अपनी आय का कितना परसेंट बचा रहा है, 25% जो हिस्सा है ना वो बचा रहा है। कौन बचा रहा है, क्यू। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, क्यू की बात हो रही है। तो भाई क्यू बचा रहा है, तो भाई क्यू अपनी आय का, तो आय कितनी है क्यू की, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्यू की आय कितनी है। तो क्यू की आय देखो आपको दे रखी है, क्यू की आय कितनी है भाई, आपको सर यहाँ से हम निकालेंगे क्यू की आय 12 है और वो 12 में से 15 खर्च कर देता है, तो यानी कितना हो गया, 12/15।
और कह रहा है 25% भाग बचा रहा है। तो भाई मुझे नहीं पता वो उसका भाग हिस्सा कितना था, हिस्सा जो होगा अपने आप में 100% होगा। यदि उनमें से वह 25% बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा, आपको सिर्फ 75 खर्च कर रहा होगा। बात समझ में आ गई। अब इसके साथ में देखो यहाँ पे एक वेरिएबल मान लेंगे, वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे मैं इसकी इनकम का वेरिएबल एक्स मान लेता हूँ और व्यय का वेरिएबल वाई। इससे क्या है, इससे हम एक्स और वाई की मान आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको लिख देना है 12x, यहाँ पे लिख देना है 12y। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कट जाएगा 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 से कटेगा 4 तियाँ 12 और 3 से कटेगा 3 पच्चे 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा x/y का मान निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 5/3। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि यहाँ से हमारा 5/3 आ गया, ये दोस्तों हमने निकाल लिया यहाँ से। अब यहाँ पे जब आपने एक्स वाई माना है तो एक्स वाई आपको यहाँ पर भी इसके साथ में लिख देना है एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं, सिंपली जो एक्स और वाई की मान आए वो इनमें आपको रख देने हैं। कैसे कि जैसे एक्स का मान यहाँ पर कितना आया 5, वाई का मान कितना आया 3, तो बस ऊपर की इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 की गुणा, एक्स की गुणा इसमें कर देंगे, 10 पना 50 हो जाएगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 छिक्का 54 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 पना 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 पना 45, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है 5। अब वही वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर रख देनी, तो ये कितना हो जाएगा 12 तियाँ ये हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, 15 तियाँ 45 हो जाएगा हमारा, और ये कितना हो जाएगा वाई का मान 3 रख दें 8 तियाँ 24 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमारा जो रेशियो बना वो क्या बन गया 50 36 60 45 45 24। बस अब इनको क्या कर देंगे, आय में से व्यय को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखो 10 से घटा दो, 15 में से 36 माइनस कर दी, खर्चा कर दिया, 15 50 कमाया 36 खर्च कर दिया, तो कितना शेष बचा, तो आपको शरीर बचेगा 14 अनुपात 60 में से 45 कर देंगे तो कितना बचेगा, आपको शरीर 15 बचेगा भाई। 45 में से 24 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, आपको शरीर बचेगा हमारा 21। तो बस आ गया रेशियो हमारा कितना 14:15:21। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। थोड़ा सा समझाने में मुझे समय लगा, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि बात समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट में थम्स अप कर देंगे सभी लोग, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक चार गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं तो सोने के सिक्कों की संख्या गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3 है। तो संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, करने की कोशिश करो आप लोग भाई इस क्वेश्चन को ना करने की कोशिश करो भाई। देखो क्वेश्चन आना और ना आना वो एक अलग मैटर रहता है, यदि कोशिश ही ना करो तो भाई वो सबसे गलत बात है, समझ रहे ना भाई। तो कोशिश किया करो भाई, ये मत सोचो कि मेरा क्वेश्चन का आंसर सही आएगा गलत आएगा, भाई सोचो ही नहीं भाई, आपको सीधे क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन जब आपका ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, चीज़ें आ जाएंगी, इसके बाद गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। देखो आपसे कह रहा है कि एक तरफ हमारे हो गए सोने के सिक्के और एक तरफ हमारे गैर सोने के सिक्के, गोल्ड एंड आपके कौन से हो जाएंगे नॉन गोल्ड, ठीक है। तो एक तरफ लिख लो भाई सोने के सिक्के यानी कि गोल्ड है, और एक तरफ लिख लो नॉन गोल्ड, ठीक है। एक तरफ हो गया आपका गोल्ड और एक तरफ लिख लेंगे नॉन गोल्ड। आगे देखो क्वेश्चन में बोला कि प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्के, 4 गैर, देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा है, एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए हिंदी में लिख दिया, बाकी में देखो अंक में रेशियो दे दिया है, ठीक है। अब इनका रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि 4 तो गैर सोने के सिक्के हैं, 4 नॉन गोल्ड कितने हैं भाई 4 हैं, और एक सोने का सिक्का है। सोने का सिक्का कितना है 1, तो हमारा जो रेशियो है पहला कितना बना 1:4 के रेशियो। बोलो बात समझ में आई। आगे बोला है कि यदि इसमें 20 सिक्के और जोड़े जाते हैं तो सोने के सिक्कों की संख्या गैर सोने के सिक्कों का जो रेशियो है वो 2:3 आ जाता है। कितना रेशियो हो जाता है, तो वो रेशियो हमारा 2:3 के रेशियो में बन जाता है। तो बस यहाँ से हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। अब देखो कह रहा है कि यदि संग्रह में 20 सोने के सिक्के जोड़े गए भाई, तो नॉन गोल्ड में तो जाएंगे नहीं, तो भाई 20 इसमें जोड़े गए, तो भाई 20 सिक्के ना इसमें जोड़े गए हैं, और नॉन गोल्ड में कितने रहेंगे 0 मान लो, क्योंकि इसमें कोई जोड़ा ही नहीं गया तो इसको 0 मान लो, चाहे कुछ भी ना लो, कोई दिक्कत नहीं। बस सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मेथड का यूज करना है। क्रॉस मेथड कैसा होता है भाई, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे,
3 एकम 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने के आ गया, आपको सिर्फ 5 का डिफरेंस है। इसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे तो 2 जीरो जीरो हो जाएगा, 20 तियाँ हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 0। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस रहेगा 60। यानी कि कहने का मतलब है कि 5 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, पंचे 60, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। आगे क्वेश्चन में बोला है कि सिक्कों की कुल संख्या, तो आप बताओ सिक्कों की कुल संख्या कितनी। तो भाई एक तो ये हो गया, 4 ये, तो कुल टोटल सिक्के कितने हो गए 5। जब 1 का मान 12 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 12 कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। क्या ये हमारा आंसर है भाई 60 सिक्के? ये आंसर नहीं तो कुछ लोग 60 लगा दो भाई, गलत हो जाएगा, 60 नहीं है। आगे क्वेश्चन में बोला कि यदि संग्रह में 20 सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं, ये तो हमारे सिक्कों की संख्या हो गई, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि सिक्कों की कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी, तो भैया 60 में आपको प्लस का 20 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 20 सिक्के और जोड़ेंगे तो 60 20 कितना हो जाएगा 80, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? तो ए वाला ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, 80 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ गई? क्लियर? ये अब जो शब्द है ना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में बोला है कि नमन किसी दुकान में 720 रुपये में कुछ सेव खरीदता है और कीमत का मोल भाव करता है। भैया आप लोग भी दुकान में जाते हैं, मान लो फल की दुकान में गए, सब्जी लेने गए, तो भाई दुकानदार से मोल भाव करते हैं ना भाई। भैया कह रहे थे सही लगा लो, बोलते हैं ना, तो भाई मोल भाव कर रहा है, और दुकानदार जो कीमत में वो प्रति सेव में, यानी एक प्रति सेव, यानी कि एक सेव में वो 2 रुपये की कमी कर देता है। इसके कारण नमन जो है ना, वो पहले खरीदे गए सेव से 4 अधिक सेव खरीद लेता है। अब वो पहले से जितना सेव खरीद रहा था उससे कितने ज़्यादा सेव खरीद लिए उसने, 4 अधिक सेव खरीद लिए। तो पूछ रहा है कि उसने पहले कितने सेव खरीदे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हैं भाई अपने एग्ज़ाम का, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का सबसे शानदार क्वेश्चन है भाई। भाई देखो ऐसे क्वेश्चन को ना भाई आप यदि ऑप्शन से करेंगे ना, तो हमारे पास जो समय रहेगा, समय भी बचेगा और हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, और हम आपको वही मेथड बताएंगे जो सबसे आसान होगा, जो सबसे सरल होगा। ठीक है, समीकरण बना के करोगे तो भाई बहुत समय लगेगा, फंस जाओगे। इससे आसान है, इससे अच्छा है रहेगा कि आप लोग इसको ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन इज़ द बेस्ट चॉइस। ठीक है, तो करते हैं भाई। देखो अब यहाँ पे मान लिया कि मैंने सपोज पहला ऑप्शन ले लिया 40। ठीक है, अब देखो 720 रुपये में कुछ सेव खरीदा है, तो भाई हमें पता चला कि भैया 720 रुपये तो उसने नमन ने खर्च किए ही हैं, और कह रहा है कि भाई कितने सेव खरीदे। मान लो कि 720 रुपये में उसने पहले 40 सेव खरीदे, मान लिया कि उसने 720 में रुपये 40 सेव खरीदे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि भैया खर्च तो उसने 720 रुपये किए ही हैं, लेकिन अब की बार उसने 4 सेव ज़्यादा खरीद लिए हैं। भाई आपने कितने खरीदे थे पहले 40, तो अब कितने ज़्यादा खरीद रहे, 4 सेव ज़्यादा खरीद रहे, तो कितने ज़्यादा खरीद लेगा आपको उसे 44। अब ये 720 बटे जो 44 आया, ये 44 से ये कटना चाहिए, ये 44 से कटने चाहिए, और ये 40 भी 720 से कटना चाहिए, और दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारी निकल के आएगी कमी, और वो कमी भी कितने की आनी चाहिए, 2 रुपये की कमी। यदि ये मुमकिन होता है तो हमारा आंसर वही सही होगा जो हमने ऑप्शन से लिया था। तो भाई इसको चेक करेंगे भाई, ये तो कट जाएगा, 0 से 0, 18 चौको 72, 18 चौको 72 कितनी बार कट गया, सॉरी 18 बार कट गया। क्या 44 को हम 720 से काट सकते हैं भाई? आप कहोगे सर कटेगा, भाई बिल्कुल नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत। भाई 44 काट के देख लो भाई, नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन रख देते हैं 44। मान लिया कि 720 रुपये में उसने 44 सेव खरीदी, तो जब 44 सेव खरीदे हैं, 44 सेव खरीदे, तो भाई उस कितने ज़्यादा खरीद रहा है भाई अब सेव, भाई 44 सेव खरीद रहे हो, अब वो कितने ज़्यादा खरीद रहा है भाई 4 सेव, तो 44 में 4 ज़्यादा खरीद लेंगे तो कितना खरीद लेगा 48, तो ये भी नहीं कटेगा भाई। 12 चौक 48, 12 छिंग 72, 4 से, और ये भाई 720 बटे 44, ये देखो कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो भाई ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन रखे के देख सकते हो 48 को, तो ये हो जाएगा हमारा 720 बटे में कितना आ जाएगा 48, 48। अब कितने ज़्यादा खरीद लिए 4 से, तो 720 बटे 52, क्या भाग जाएगा, कटेगा भाई? ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। जब ये भी नहीं कट रहा है तो पर एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो भाई ये रख के देख सकते हैं,
तो भाई इन तीनों से तो ऑप्शन से नहीं आया, तो भाई ऑप्शन नंबर डी वाला ही हमारा आंसर होगा। भाई कैसे? भाई इसको चाहो तो रख के देख लो कैसे भैया, कि 720 रुपये उसने खर्च किए थे भाई, बटे में कितना आ जाएगा 3600 मिले, बराबर। अब क्या कह रहा है कि उसने पहले से 400 ज़्यादा खरीद लिया भाई, उतने ही रुपए में, कितने से ज़्यादा, तो 36 से 4 कितने ज़्यादा खरीद लिए 40, कट जाएगा 18 चौको 72, 18 बार कट जाएगा, 36 दूनी 72, तो ये कितना आ गया 20, और 20 और 18 के बीच का डिफरेंस कितने का आ गया 2 रुपये। तो ये 2 रुपये की ही कमी ही तो थी, और यही क्वेश्चन में बोला है, तो इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन से, ऑप्शन से करना है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 सैनिकों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त भोजन और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 750 ग्राम भोजन खाता है। 37 दिनों के बाद 500 सैनिक शिविर से बाहर निकल जाते हैं। अब जो बाकी के शेष जवानों के लिए जो खाना है वो कितने दिनों तक रहता है, यदि अब प्रतिदिन हर एक सैनिक जो है वो 920 ग्राम खाना खा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो भाई 2000 सैनिक थे भाई, इसके लिए देखो आपको पता भाई, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने में एक फील आ रहा होगा भाई, एक फार्मूला याद रहा होगा, कौन सा? टाइम एंड वर्क वाला। भाई इतने आदमी इतने दिन में इतना काम करते हैं, भाई इतने आदमी इतने दिन में कितना काम कर लेंगे। तो बस फार्मूला तो पता ही आपको क्या, M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। भाई इस फार्मूले से तो बच्चा बच्चा जानता होगा भाई, और ये सबसे आसान फार्मूला है, सबको याद होगा भाई, सबको याद होगा। तो भाई देखो M1 क्या है, हमारे सैनिक, तो सैनिक हमारे टोटल थे कितने भाई, 2000 सैनिक थे। सैनिकों की संख्या हमारी कितनी थी, आपको सर 2000 M1 का मान 2000, तो D1 का मान कितना भाई, कितने दिनों के लिए, 60 दिन के लिए पर्याप्त भोजन, लेकिन 37 दिनों के बाद। तुम्हारा पूरा 60 दिन नहीं जाएगा, अब 60 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था, लेकिन 37 दिनों के बाद भैया यहाँ से 500 सैनिक तो चले भी जा चुके हैं। बात समझ रहे हो? तो 60 दिनों में से यदि मैं 37 दिन घटा दूंगा तो बाकी के वो शेष दिन बच के हमारे निकल के आ जाएंगे। तो 60 में से 37 माइनस कर देंगे भाई, कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा आपका 3, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 5, 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2, कितने शेष दिन बचे 23 दिन। ये 23 हमारे क्या आ गए शेष दिन, गुणे गुणे समय कितना है भाई, समय हमारा क्या है दोस्तों, जो भोजन खा रहे हैं, हमारी कैलोरी मान लो, जो कुछ मान ले, तो भाई वो कितना है 750 ग्राम, तो ये आ जाएगा गुणे 750 ग्राम, बराबर। M2 क्या है, M2 हमारे आएंगे व्यक्ति, यानी कि जो सैनिक। अब कह रहा है कि 500 सैनिक तो शिविर से बाहर निकल गए भाई, टोटल सैनिक थे कितने 2000 में से 500 सैनिक बाहर निकल गए, बचे कितने शेष, आपको सर 1500 शेष बचे। 1500 में से अब जो है ना भाई, जो शेष बचे हैं वो हर एक 920 ग्राम खाना खा रहा है। कितने ग्राम खा रहा है, 920 ग्राम। अब आगे बोला है कि तो बताइए कितने बाकी के जवानों के लिए खाना कितने दिन तक चलेगा। तो जवानों के लिए तो भाई कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा D2, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा D2। अब यहाँ से हमें क्या बताना पड़ेगा भाई, D2 का मान, D2 का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। तो करेंगे इसको कैलकुलेट भाई, देखो 750 दूनी कितना होता है भाई 1500, 2 बार ये कट गया, 23 से कटेगा 23 चौको 92, तो कितना आ जाएगा 40, 40 से आपका ये कट जाएगा, 40 पंचे होता है आपका 200 यानी कि 50, 2 से ये आपका कट जाएगा 25 दूनी 50, तो ये कितना आ जाएगा हमारा D2 का, यानी D का मान कितना आ गया भाई 25। यानी कि जो खाना है ना भोजन, वो कितने दिन और चलेगा भाई, 25 दिन और चलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में बोला है कि किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है, अंतिम कीमत 2295 रुपये है, प्रारंभिक कीमत 1000 रुपये थी। भाई देखो प्रारंभिक कीमत थी कितनी, 1000 रुपये, और दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि, पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दोगुनी थी, तो दूसरी बार कीमत में कितने % की वृद्धि हुई। भाई इस क्वेश्चन का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं आपको बता दूं, वो आपको एक फार्मूला बताता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका दोस्तों A प्लस बी प्लस A/B अपॉन 100। शायद आपको कुछ याद आया हो इस फार्मूले को सुनकर, बस इस फार्मूले को याद रखो, बस इसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन आपका पूरा टिका हुआ है। अब देखो इसमें क्या पूछी, दर। भाई देखो कीमत में क्या कह रहा है कि भाई इतने % बढ़ाई जाती है,
तो यानी कि इतने परसेंट की भाई वृद्धि हुई। भाई देखो कितने परसेंट की कितने में वृद्धि हो रही है। भाई देखो 2 बार बढ़ाई है। भाई जो भी वस्तु की कीमत बढ़ी होगी वो किसी ना किसी परसेंटेज में होगी, किसी ना किसी दर में होगी। मान लिया कि उसकी 8% दर थी, अब कह रहा है उसको 2 बार बढ़ाई जाती। कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार यदि उसकी आय को बढ़ा दिया गया तो 2 बार यदि उसकी कीमत बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा? तो 2R हो जाएगा भाई। 2R परसेंट है तो परसेंट में लिख लो, यानी कि कितना हो जाएगा? R% से 2R परसेंट। कह रहा है कि इसकी प्रारंभिक कीमत कितनी थी? 1000। इसकी जो प्रारंभिक कीमत बोली वो कितनी थी? 1000 थी। और अब हो कितनी, अंतिम कीमत कितनी हो जाती है? 2295। कितनी हो जाती है? 2295। तो कितना ज़्यादा प्लस हो गई इससे? कितना ज़्यादा प्लस होगी? तो आपको सर ये हो गई 1295 प्लस। 1295 किस में प्लस हुआ है भाई? आपको सर इस 1000 में। तो डिवाइड बाई 1000 इन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 100। कैलकुलेट करेंगे 0 से 0, ये कितनी बार अगर 0 कटेगा तो पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना आ गया? 129.5। यानी कि 129.5% की ये क्या होगी? ये आपकी आ गई वृद्धि निकल के। ये तो हमारी क्या निकल के आ गई आपको सर? या तो आ गई आपकी वृद्धि निकल के आ गई। इतनी बात समझ में आ गई? ये दो हमारी क्या निकल के आ गई? वृद्धि निकल के आ गई है। अब यहाँ से रख लेंगे ऑप्शन। अब यदि आप इसको ऑप्शन से कर लोगे ना भाई तो सबसे आसान बनेगा, इससे हमारी कैलकुलेशन भी बचेगी। अब यहाँ पर जो हमने आर जो माना है, अब यहाँ पर मैं कौन से ऐसे परसेंटेज रख दूँ, प्रतिशत मान रख दूँ जिससे हमारा जो मान है ना वो 129.5% आ जाए। यहाँ पर आपको एक ऐसी संख्या रखनी जिससे हमारा 129.5% जो है ना इसका मान आ जाए। ऐसी संख्या को आपको चुनना है। तो भाई ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से जैसे कि मैंने माना कि मेरा आर का मान कितना है भाई, कुछ भी मान लो। आर का मान जैसे मान लिया मैंने कि 35 है भाई। यदि मैं इसका मान 35 मान लूँ, इसका मान 35 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो 35 प्लस 70 भाई, ठीक है। 35 प्लस 70, 35 प्लस का कितना रखा भाई? यहाँ पे 70 रखा है ना। 35 प्लस का 70, तो 35 था, अब कितना हो गया भाई? 70 हो गया है, ठीक है। अच्छा पहला ऑप्शन लेना था, देखो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन ले लिया भाई। देखो माना पहला ऑप्शन भाई किस में रखेंगे? 2R में रख दिया भाई। पहला ऑप्शन ले लिया 35%। यदि मैं इसको 35% बोल दूँ, यदि मैं इसको 35% रख दूँ यहाँ पर इसका मान, तो ये 35% ये 2R है, ये R है। तो 35 का आधा कितना हो जाएगा आपको? सॉरी 35 का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17.5। तो क्या 17.5 प्लस 35 फिर बाद में इंटू करके बटे में 100 करके क्या 129.5 आएगा? भाई नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। जब कतई नहीं आएगा तो फिर भाई देखो इसका मैं राइट ऑप्शन ही रख लेता हूँ भाई। ऐसे क्वेश्चन को करेंगे ना तो समय लग जाएगा, ठीक है। इसका मैं डायरेक्टली आपको राइट आंसर वाला ऑप्शन रख के दिखाता हूँ भाई। मैंने ले लिया जैसे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, तो मैं सी वाला ऑप्शन आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसका आंसर लिया 70, तो भाई इसका मान मैंने कितना माना? 70%। ये 70 है 2R, तो R का मान कितना हो जाएगा आपको? सर 35 आ जाएगा। अब इस 35 और 70 को, ये जो मैंने 35 लगा आया और ये 70, ये कहाँ से आई? ये ऑप्शन से किया भाई, ठीक है। इसको मैंने पहले ही बोल रखा है, इस क्वेश्चन को ना भाई ऑप्शन से कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को ना भाई ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। तो भाई इसको मैंने 70 माना 2R, तो ये आधा हो गया आपका 35। तो भाई इसका मान रख देंगे इसमें, किसमें? इस वाले फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा 35 प्लस का कितना हो जाएगा आपका? 70 प्लस का कितना हो जाएगा? 35 गुणे 70 और बटे में कितना आ जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 35 और 70 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 105 प्लस कितना हो जाएगा? 35 70 पॉइंट कटेगा तो दशमलव आ जाएगा। तो 7 पना 35 की 5, 7 21 1 22, 7 21 और 3 24, 24.5 जोड़ देंगे कितना हो गया भाई? 129.5। तो आपने क्या देखा? 129.5 ये भी आ गया और ये भी है, यानी इतने की ही वृद्धि हुई है। तो ये कैसा हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। तो यही हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आंसर हो जाएगा 70%। बात समझ में आ गई? ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो इसको हमेशा ऑप्शन से करना, इससे आपकी कैलकुलेशन भी बचेगा, समय भी बचेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका एज रिलैक्सेशन चैप्टर से है। 7 सदस्यों की एक टीम में 6 सदस्यों की औसत आयु 42 वर्ष थी। भाई देखो 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 42 वर्ष। तो यहाँ पर भाई आपको इनका योग निकाल लो भाई, ठीक है। भाई देखो 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, उनकी औसत आयु, भाई औसत आयु जो है ना भाई कह रहा है कि 42 वर्ष थी, जबकि टीम के 7वें सदस्य की आयु सभी 7 सदस्यों की औसत आयु से 36 साल अधिक थी। तो टीम के 7वें सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। भाई देखो 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 42। तो भाई इनका योग कितना हो जाएगा आपको सर? 6 गुणे 42,
6 गुणे 42 हो जाएगा प्लस। अब कह रहा है कि एक टीम में जबकि टीम के 7वें सदस्य की आयु को, जो 7वें सदस्य की जो आयु है ना भाई, उसकी औसत आयु मान लो ए मान ली हमने, उसकी औसत आयु हमने ए मान ली 7वें सदस्य की औसत आयु। और कह रहा है कि उससे 36 वर्ष अधिक है भाई 7वें से, यानी कि जो 7वां सदस्य है, सभी 7 सदस्य हैं, तो 7वें सदस्य की आयु हमने ए मान ली कि 7वें सदस्य की आयु ए है। अब कह रहा है कि उसकी औसत आयु से ना ये 36 से ज़्यादा है, तो ये भाई हमने रख लिया 36। अब जो 7वां जो व्यक्ति है ना, 7वें की औसत आयु हमने क्या मानी थी, ए माना। इसको देखो यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप उसको हाईलाइट करके समझ सके, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जबकि टीम के 7वें सदस्य की आयु, 7वें सदस्य की आयु सभी 7 सदस्यों की औसत आयु से 36 वर्ष अधिक थी, तो 36 प्लस ए हो गया आपका। तो टीम के 7वें सदस्य की आयु बतानी है, तो टीम के में किस सदस्य की आयु बतानी है, 7वें सदस्य की आयु बतानी है, तो 7 इंटू ए। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 1 25, यानी कि 252। 252 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 36, और ये ए इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 ए, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि बराबर 6 ए आ जाएगा। कितना आ गया 6 ए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो इसको आप काट सकते हो, ये कितना हो जाएगा 5 2 6 2 8, 5 3 8, ये हो जाएगा हमारा 288 बटे में कितना आ जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू ए। कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 चौको 24 और 6 चौको 24 और 6 अट्ठे 48, यानी कितनी बार 48 बार। तो ए का मान कितना आ गया भाई, ए का मान आ गया हमारा 48। ए का मान आ गया 48। हमसे पूछा 7वें सदस्य की आयु, भाई 7वें सदस्य की आयु पूछिए, 7वें सदस्य की आयु कितनी होगी। तो 7वें सदस्य की आयु कितनी आई है, ए का मान कितना आ गया हमारा 48 आया है, यानी कि ए प्लस, और 7वें के आयु से 36 साल अधिक थी, तो प्लस का कितना है 36। ए का मान आपको दिया गया 48, प्लस का 36 और कर देंगे क्योंकि 36 वर्ष अधिक थी, तो 8 6 14, 4 3 7 1 8, कितना आ गया 84 वर्ष। तो टीम के जो 7वें सदस्य की जो आयु थी वो कितनी थी, 84 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। अगला क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो भाई बोर्ड मास वाला। तो भाई देखो यहाँ पर कितना है आपका 8 प्लस 3, इसको ऐसे ही लिख लो भाई, 8 है प्लस का कितना हो गया भाई 3 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, तो 2 और 3 का भैया मैंने क्या ले लिया, माइनस माइनस लगा देंगे, 2 3 का एलसीएम कितना आ गया 6, 2 3 6, 2 3 कितना हो जाएगा आपका 6, और ये कितना हो जाएगा 5 3 15, माइनस ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 15 माइनस का 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा हमारा 13, 13 बटे 6, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसे कर लो भाई, इसकी अच्छा गुणा का चिन्ह भाई, गुणा का चिन्ह भाई, ठीक है ठीक है भाई। देखो इसकी गुणा का चिन्ह भाई, मैंने चिन्ह नहीं देखा भाई, इसकी डायरेक्टली गुणा कर दो, 5 एकम 5, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बटे 6। ऑफ है तो ऑफ लिख लिया भाई, ये कितना आपका 12 बटे 5, 12 बटे 5 प्लस, प्लस लगा देंगे, इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, 3 से 3 खत्म, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया भाई 1 बटे 2, तो प्लस का 1 बटे 2 यहाँ पर लिख दिया भाई। बात समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा भाई, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे ऑफ वाले को, तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो भाई गुणा होता है तो ये तो कट जाएगा, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 से ये 5 खत्म, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस का 3 और माइनस का 2 प्लस का 1 बटे 2। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9 प्लस का 1 बटे 2, तो 9 प्लस का 1 बटे 2 कितना हो जाएगा भाई, 9 प्लस का 1 बटे 2, तो भाई 9 प्लस का 1 बटे 2 क्या बोल सकते हैं भाई, इसको मैं क्या 9.5 नहीं बोल सकता हूँ, 9.5। तो बस यही क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई भैया। चलिएगा आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन भाई बिल्कुल सिंपल सा भाई, इसका तो जवाब दे दो भाई आप लोग कमेंट करके भाई, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मिला और वह 360 मतों के अंतर से जीत गया, और 10% जो मत थे वो अवैध घोषित कर दिए गए। और पूछ रहा है कि तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी। भाई हमें नहीं पता भाई कुल मत कितने, भाई कुल मत मान लिया कि मैंने ए थे, हमने जो एक जो कुल मत हो गए हमारे, ठीक है। अब इसमें से 10% जो वोट थे ना भाई, वो कैसे हो गए, बेकार हो गए, यानी कि उनको अवैध घोषित कर दिया गया। तो भाई बाकी के जो कितने रहे होंगे शेष, जब 10% अवैध हो गए तो सही कितने होंगे, आपको सर 90, तो ये हो जाएगा 90 बटे का 100। आगे क्वेश्चन में वो क्या बोला है कि उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, विजय उम्मीदवारी वैध मतों के 52% मत प्राप्त हुए और वह 360 मतों के अंतर से जीत गया। कितने
मतों से जीता, 360% मतों से वह 360 मतों के अंतर से जीत गया। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना भाई। देखो 52% मत तो भैया जीतने वाले को प्राप्त हुए। भाई जो ने जीता है भाई, ये तो हो गया भाई जीतने वाला, एक तरफ लिख लो जीतने वाला और एक तरफ लिख लो हारने वाला। जीतने वाले को कितने परसेंट मिले? 52%। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे आप बताओ। तो आपको सर हारने वाले को 48% वोट मिले होंगे। तो भाई इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई आप बताओ। आपको सर अंतर जो है ना वो 4% का है। अंतर कितने का है? 4% का। बात समझ में आ गई? तो वो अंतर भाई यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/100। परसेंटेज है तो बटे में कितना आ गया? 100। भाई इतने का अंतर है, यानी कि इतने अंतर से वो जीता। आप कह रहे हो इतने अंतर से जीता, वो कह रहे नहीं, जो अंतर से जीता ना वो 360 मतों के अंतर से जीत गया। यानी बराबर में कितना दिया? 360 का मान ये दिया। बस इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, फटाफट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, करेंगे सॉल्व। तो भाई इसको काटेंगे 90 से, तो 0 से 0 खत्म, 9 से कट जाएगा, 9 चौके 36 और 4 से ये 4 खत्म। तो ए का मान कितना हो जाएगा भाई? 100 × 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10,000। भाई गुणा ही तो हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा हमारा 10,000। और ए हमने क्या माना था? डाले गए कुल मतों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं भाई ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों का बिल्कुल सही सही आया होगा। क्लियर? चलिएगा भाई आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य। भाई 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। तो 55 वस्तुओं का जो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, वो कह रहा है 99 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 99 CP के कैसे बराबर है। 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के कैसे बराबर है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम मार्क प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस दोनों निकाल सकते हैं। तो भाई पहली चौथी और दूसरी तीसरी यही तो निकालते हैं भाई। तो भाई इसको निकालेंगे, चाहो तो अब इसको काट दो, 11 × 5 = 55 और 11 × 9 = 99। क्लियर? तो यहाँ से हमारा जो रेशियो निकल के आ जाएगा, वो रेशियो जो निकल के आएगा वो आएगा MP और CP का। MP और CP का हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? MP का रेशियो कितना आ जाएगा? 9 और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया? 5। तो ये हमारा आ गया अनुपात। अब आगे कह रहा है कि यदि 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब भाई वो कह रहा है कि 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे भाई। क्या कह रहा है कि 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि SP 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य यानी 35 वस्तुओं के मार्क प्राइस के बराबर था। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो भाई, निकाल सकते हैं या नहीं? आपको जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ से MP इसको भाई काट दोगे, 7 × 5 = 35 और 7 × 8 = 56। तो यहाँ से हमारा मार्क प्राइस अंकित मूल्य और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो SP निकल के आ जाएगा। तो MP कितना आ जाएगा हमारा? 8 और SP यानी कितना आ जाएगा? 5। तो ये हमारा एक नया रेशियो बन गया यहाँ से 8:5। इतनी बात क्लियर? अब यहाँ से हम क्या करेंगे? CP MP और SP तीनों का रेशियो निकालेंगे। किस किस का निकालेंगे? CP MP और SP का। तो निकालेंगे यहाँ पर आपका सर ये हो जाएगा हमारा CP रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस अंकित मूल्य और हमारा विक्रय मूल्य यानी कि SP। तो भाई रखो, तो भाई इसी में हमें क्या रखना भाई? मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो CP हमारा कितना है भाई? CP आपको दिया गया 5 है। तो CP हमारा कितना है भाई? आप कहोगे सर यहाँ पर जब मान रखेंगे तो CP हमारा कितना आ जाएगा? 5। MP कितना भाई? MP है हमारा 8। MP कितना है हमारा? 8 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8। MP कितना दिया गया? मार्क प्राइस। आपको सर मार्क प्राइस हमारा यहाँ पे 8 है और यहाँ पर 9 आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा मार्क प्राइस कितना था? 8 बाद दूसरा कितना था हमारा? 9। ठीक है, ऐसे लिख लो। अब यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य कितना है भाई? 5। यहाँ पर मेरा क्रय मूल्य कितना है? 5। और यहाँ पर मेरा विक्रय मूल्य कितना भाई? यहाँ पर मेरा विक्रय मूल्य 5। तो भाई यहाँ से निकालेंगे इनके तीनों का रेशियो। तो रेशियो के निकालेंगे भाई, इसके पास की वस्तु यहाँ पर लिख देंगे, इसके पास की चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर भाई चीज़ें लिख देंगे सारी जो भी इसमें दी गई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसकी पास की संख्या 8 और इसके पास की संख्या 9। भाई गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? सबकी गुणा करा दो सबकी। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 5 = 40 अनुपात 8 × 9 = 72 अनुपात 9 × 5 = 45। भाई हमसे क्या पूछा था कि भाई ये लाभ या हानि प्रतिशत की गणना। भाई कोई चीज़ हमने 40 में खरीदी, 45 में बेची। भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही तो होता है लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। कोई चीज़ 40 की खरीदी, 45 में बेची, तो कितने का लाभ हो गया? आप सिर्फ 5 का लाभ होगा। और जो लाभ होता है वो हमेशा CP पर होता है। लाभ जो हुआ था वो 5 रुपये का हुआ था। किस पर हुआ था? CP यानी कि 40 पर। और गुणा कर देंगे भाई 100 का। बस कैलकुलेट कर लो, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। 25/2 और 25/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 12.5%। बोलो लाभ होगा या हानि? आप कहोगे सर
40 की वस्तु थी, 45 में बेच दी, तो सीधी सी बात है लाभ हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है भाई आपको कि सर ऑप्शन नंबर ए वाला सवाल का जवाब बिल्कुल सही है, 12.5% का लाभ निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भाई देखो इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक फार्मूला सेट हो रहा है, जानते हो कौन सा? भाई यहाँ से देखो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 कितनी बार लिखा है भाई आपको सर 3 टाइम लिखा है, तो ये तो भाई हो गया आपका ए क्यू, बीच में कौन सा चिन्ह है आपका माइनस, फिर यहाँ से देखो 0.6 से 0.6 यानी कि इसको मान लिया बी यानी कि बी क्यू, तो ये जो फार्मूला बनेगा ना वही वो बन गया हमारा ए क्यू माइनस का बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए माइनस का बी, ए माइनस का बी यानी कि पहली संख्या माइनस का दूसरी संख्या। तो बस यहाँ पर मैं रख दूंगा इसको ए माइनस बी बराबर ए का मान कितना है 1.6 और बी का मान कितना है आपका 0.6, बस इसमें क्या कर रहे हैं माइनस कर देना, तो 1.6 माइनस का 0.6 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? बस यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बाकी का आप इसको बटे में भी करके देखोगे ना तो इसका भी मान कितना आएगा भाई 1.6 से बीच में कितना है भाई आपका यहाँ पर 1.6 इंटू 1.6, इसको भी गुणा करते, फिर आप इनकी गुणा करते, फिर 0.6 की गुणा करते, फिर तब जाके भाग देते, तो ऐसे भी कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाती। बात समझ में आ गई? तो बस ऊपर वाले का निकाल वही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे 25 घंटे में भरते हैं, जबकि पाइप पूरी टंकी को 40 घंटे में। एक सी पाइप मान लेंगे जो कि सी जो है वो 40 घंटे में इसको खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए 5 घंटे बाद बंद हो जाता है, तो टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। भाई देखो यहाँ से निकालेंगे सबकी एफिशिएंसी और हमारा टोटल टंकी का जो लीटर है वो कितने लीटर की टंकी है। तो भाई देखो ए वाला जो टंकी है, ए जो है ना भाई ए पाइप कितने घंटे में भर रहा है? ए पाइप भर रहा है 15 घंटे में। और एक बी पाइप है वो कितने घंटे में भर रहा है? बी पाइप भर रहा है 25 घंटे में। और एक सी पाइप जो है ना भाई सी, अब ये सी कब चलेगा? कह रहा है कि सी जो है ना ये 40 घंटे में खाली कर रहा है, तो यहाँ पर लगा देता हूँ माइनस का 40, क्योंकि खाली करने वाला है तो इसको माइनस कर दिया। भाई इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम, इन तीनों का ले लेंगे भैया एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा भाई आपका वो आ जाएगा 600। कितना आ गया भाई? एलसीएम ले लिया, इसका आ गया 600। तो भाई 600 आएगा कैसे आएगा? यानी कि 15 चौको 60 यानी कि 40 बार। और ये कितनी बार जाएगा? तो 25 दो चौको 100, 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 10 60 यानी कितनी बार जाएगा? 24 बार। और ये कितनी बार चला जाएगा आपका? 4 चौको 15 चौको 60 यानी कि 15 बार। खाली करने वाला तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का 15 भाई, माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पानी यानी टंकी को ये खाली कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। अब ए भी खुल गया है प्लस बी भी खुल गया और भाई सी खाली कर रहा है तो माइनस का सी, तीनों एक साथ खोले भाई माइनस का सी लगा लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी और माइनस का सी। तो भाई ए और बी कितना भर रहे हैं? भाई ए और बी भर रहे हैं आपके 40, बी भैया कितना भर रहा है 24 की क्षमता के साथ, और सी खाली कर रहा है भाई 15 की क्षमता के साथ। भाई इसका कैलकुलेट कर लेंगे, 40 24 64 हो जाएगा हमारा, और 64 माइनस का 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 49। कितना आ गया भाई? ये तो आ गया भाई 49। इतनी बात समझ में आई? अब भाई देखो 49 थी हमारी, 49 तो हमने भर दी है। हमें भरने कितनी है टंकी? ये हमारी होगी टोटल टंकी या टोटल भर के कह सकते हैं। हमारी जो टोटल टंकी है वो कितने की है? 600 लीटर की। 600 लीटर में से 49 तो भर गया है भाई, 49 तो भर गया है। अब 49 का पहाड़ा ऐसी संख्या से पढ़ो जिससे हम, अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन में बात करो भाई, कुछ मत पढ़ो। अब देखो 49 तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ए 5 घंटे बाद बंद हो जाता है। ए कितने घंटे तक चला था? 5 घंटे तक। तो ए ने 5 घंटे में कितना भर दिया होगा भाई? भाई ए की क्षमता यहाँ से आपने निकाल ली, कितनी आ गई भैया? 49। तो यानी 49 जो है वो 5 घंटे तक, ए को 5 घंटे बाद बंद किया हो तो 5 घंटे में कितना भर दिया होगा इसने? 49 पंचे 5 ने 45 की 5, 5 को 20 दो, 5 को 20 और 4 24 यानी 245। तो उसने 245 टंकी तो उसने भर दी होगी। हमारी टोटल टंकी कितने की थी? 600 की। 600 में से 245 भर गई, अभी भी शेष टंकी कितनी खाली है? अभी भी कुछ टंकी शेष रह गई होगी, तो निकाल देंगे। ये हो जाएगा 600 माइनस का कितना हो जाएगा? 245। तो कितना भाई आ जाएगा? तो अब बचेगा शेष, वो बचेगा हमारा 355।
ये 355 की हमारी शेष टंकी। अब शेष टंकी को कौन भरेगा भाई? ए तो बंद हो गया, अब तो बी भर रहा है, और कौन है भैया? सी है, तो सी तो खाली करने वाला है। तो अब जो बाकी के जो बचे हैं ना भाई, कौन कौन? बी बचा है और कौन बचा है? प्लस का सी। अब यही भरेंगे नल को, अब यही भरेंगे टंकी को। तो भाई टोटल शेष टंकी हमारी कितनी खाली है? 355 खाली है ना, तो 355 बटे बी की क्षमता कितनी है? 24। सी की क्षमता कितनी है? माइनस का 15। तो 24 में से 15 या माइनस कर देंगे भाई, क्योंकि भाई बी तो भाई भरने वाला है, बी भर रहा है 24 की क्षमता के साथ, और सी खाली कर रहा है माइनस यानी 15 की क्षमता से। तो 24 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 15 9 24 होता है, यानी 9। 9 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। ये हो जाएगा 9 3 27, 8 बचेगा, 8 और 9 पन्ना 9 ने 81, 4 बचेगा, तो 39 सही 4/9 आ जाएगा। देखो भैया, क्या 39 सही 4/9 घंटे है ऑप्शन में? तो आपको सर जी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन को, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कागज का एक आयताकार टुकड़ा, भाई एक आयत बना लेते हैं, एक आयताकार टुकड़ा जिसका 50 मीटर लंबा, कितना मीटर लंबा भाई? वो कह रहा है कि वो 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा। ये कितना मीटर चौड़ा? 22 सेंटीमीटर चौड़ा है और 50 सेंटीमीटर आपका लंबा है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ, भाई चौड़ाई हमारी ये है ना भाई, अब इसको चौड़ाई के साथ इसको क्या किया जा रहा है? मोड़ा जा रहा है, यानी इसको अब क्या करेंगे? इसको मोड़ रहा है। तो जब इसको मोड़ेगा तो ये क्या बनेगा भाई? कह रहा है कि लपेट कर एक बेलन बनाया जाता है। तो ये भाई क्या बन जाएगा हमारा? ये एक बेलन बन जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा भाई? एक बेलन बन जाएगा। यहाँ पर मैं देखो तो थोड़ा सा सही से बना देता हूँ। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाता है? एक बेलन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बेलन बना लेते हैं इस प्रकार से। ये एक जो है ना भाई बेलन बन जाता है इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? जब ये बेलन बन जाता है तो बेलन का आयतन कितना होगा भैया? अब देखो बेलन के आयतन का सूत्र में आपको देखो सारी चीज़ें लिखा रखी है 2D और 3D में। तो ठीक है, तो भाई लंबाई तो हमारी वही रहेगी, कितनी? 50 की 50 ही रहेगी, बोलो यस या नो। लंबाई तो हमारी वही रहेगी 50 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी हमारी वही रहेगी। तो चौड़ाई में देखो भाई बेलन में क्या होता है भाई, यहाँ पर देखो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर क्या है आपका? एक वृत्त बन रहा होगा। एक वृत्त आपका यहाँ पर बन रहा है, दूसरा वृत्त आपका यहाँ पर बन रहा है। तो भाई देखो चौड़ाई के साथ लपेटे एक बेलन बना जाता है, तो बेलन के आयतन कितना होगा भाई? यहाँ से देखो भाई वृत्त का कितना होता है भाई? आपको सिर्फ वृत्त का आयतन होता है आपका 2πr। कितना होता है? 2πr। पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर क्या होती है हमारी? त्रिज्या, यही तो होती है। तो यानी कि 2πr जो हुआ है इसका मान हमें कितना दिया गया? 22 सेंटीमीटर। बराबर में मैं लिख देता हूँ 22 सेंटीमीटर, जो कि इसकी क्या है? चौड़ाई है। और ये 50 सेंटीमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। तो हमसे पूछा है बेलन का आयतन का फॉर्मूला। तो भाई बेलन क्या, तो यहाँ से पहले तो त्रिज्या निकालो, त्रिज्या की ज़रूरत होगी। तो त्रिज्या हमारी क्या होती है? आर। तो यहाँ पर भाई इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू आर। इंटू कितना हो जाएगा? आर बराबर में आ जाएगा हमारा 22। 22 आ जाएगा, 22 से 22 आपका कैंसिल आउट। आर बराबर कितना आ जाएगा? 7/2, यानी त्रिज्या हमारी कितनी आ गई? 7/2। तो बस इसके आयतन में रख देंगे। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फार्मूला होता है भाई πr² h, यही फार्मूला होता है। तो बस रख देंगे, पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू r² कितना मान? 7/2 इंटू 7/2 इंटू ऊंचाई कितनी है भाई? यानी कि इसकी लंबाई कितनी है भाई? 50 सेंटीमीटर। गुणा कर देंगे 50 से, कैलकुलेट करेंगे 7 से 7 खत्म, 2 से काटेंगे 11 बार, ठीक है। और भाई क्या कटेगा भाई? ये देखो 50 है हमारा, ठीक है 50 है, और ये कितना है? 2 है। तो 2 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, ये कितना हो जाएगा? 11 सत्ते 77, और गुणे में कितना बचा हमारा? 25। 77 गुणा 25 कर देंगे, 25 सत्ते 175 की 5, और कैरी करेगा 17, और 25 सत्ते 175, और ये कितना हो जाएगा? 175, और ये कितना हो जाएगा? 17 192, ये हो जाएगा हमारा 1925। और 1925 किसके पास है? ऑप्शन नंबर बी के पास है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है कि 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर लाइनों पर चलती हैं।
जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती हैं, और जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती हैं। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल कितनी है? हमें दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड बतानी है। भाई देखो, मैंने आपको जब रेलगाड़ी वाले चैप्टर पढ़ाया तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी रेलगाड़ी समान दिशा में चले, जैसे कि यहाँ पर लिखा है समानांतर, समानांतर लाने का क्या मतलब होता है कि समान दिशा यानी कि एक ही दिशा में। जब एक ही दिशा में चलती है तो उनकी चालें जुड़ती हैं, सॉरी, एक ही दिशा में चलती है तो उनकी चालें घट जाती हैं और विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो भाई एक ही दिशा में चल रही हैं यानी कि a माइनस का b। तो a माइनस का b हमारा क्या हो जाएगा भाई, a की मान कितना भाई 150 प्लस, सॉरी 150, और ये कितना हमारा 250। भाई आप बताओ, जब समान दिशा में जाते हैं तो चालें घटती हैं या जुड़ती हैं? भाई विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं और समान दिशा में चालें घट जाती हैं। तो भाई यहाँ से देखो, तो दूरी निकालो, तो दूरी क्या हो जाएगी, तो दूरी तो हमारी जुड़ेगी ही, दूरी तो हमारी जुड़ ही जाएगी भाई। तो लंबाई कितनी है भाई 150, ये 250, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो जोड़ देंगे 200 300, ये कितना हो जाएगा 400। तो दूरी आ गई 400 बटे कितना समय ले रही है, 20 सेकंड का समय लेती है पहली वाली। तो भाई यहाँ से 20 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा आपका, चला जाएगा 20 दूनी 40 यानी कि 20 बार। अब क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में, अब ये कह रहा है जब भी विपरीत दिशा में चलती तो विपरीत दिशा में चालें तो जुड़ जाएंगी यानी कि a प्लस बी। दूरी तुम्हारी समान ही है 400 बटे कितना समय लेती है, 5 सेकंड का समय लेती है। तो 5 सेकंड का समय लेगी यानी कितनी दूरी तय करेगी भाई, आपको 5 अट्ठे 40 यानी कि 80। तो हमसे पूछा कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल। अब यहाँ से देखो इनकी चालें निकालेंगे, तो सबसे पहले ए वाली रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे। तो भाई कैसे निकालेंगे भाई, देखो इनको एक बार जोड़ देंगे तो a प्लस बी का भाई कितना हो जाएगा 80, 20 कितना हो गया हमारा 100। इनको एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो 80 20 100 बटे में कितना आ जाएगा भाई, बटे में कितना आ जाएगा 2। कितनी बार गया 2 पंचे 10 यानी कि 50। ये हमारा किस में, मीटर प्रति सेकंड में। ऐसे ही बी का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक बार इनको घटा देंगे, 80 माइनस का 20 इज इक्वल टू 60/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। हमें किस में आंसर देना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए इनकी गुणा कर देंगे किससे, 18/5 से। इसकी भी गुणा 18/5 से कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा भाई, 5 से काट देंगे 10 बार, और 18 दाम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 180। पहली रेलगाड़ी की चाल 180, दूसरे की 5 चिक्का 30, 18 चिक्का कितना आ जाएगा 108। और ये दूसरी रेलगाड़ी की कितनी आ गई 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी आ गई 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 180 और 108 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो ऑप्शन होगा वो देखो भाई, तो आपको सर ये तो हमारा ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि पर पहले 3 साल के लिए ब्याज 8%, अगले 4 वर्ष के लिए 10% और 7 वर्ष के आगे के लिए 16% वार्षिक है। भाई देखो 3 वर्षों के लिए कितना भी 8%, 3 वर्षों के लिए कितना भी 8% है। तो 3 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से कुल ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा, आपको दूसरा 8 दिया 24% हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए 10% के वार्षिक के हिसाब से कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 10 चौको 40% हो जाएगा। अगले 7 वर्ष के लिए 16% वार्षिक की दर से कितना पर ब्याज हो जाएगा, 16 सत्ते 100, 16 सत्ते 7 वर्ष की आगे अवधि के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला कि आप देखो यहाँ से देखो समय, एक बार यहाँ पे पॉइंट को समझेंगे भाई, 3 साल 4 साल और 7 वर्ष के आगे की अवधि के लिए। तो 4 3 7 वर्ष के आगे की अवधि के लिए यह 16% वार्षिक हो जाती है ना। तो भाई 7 साल के आगे पूछ रहा है ना, तो 7 साल के आगे जाएंगे ना, तो 4 3 कितना है भाई 7, 4 3 कितना हो जाएगा 7। अब आगे क्वेश्चन में एक लाइन और बोली है कि 10 वर्ष बाद। अब भाई देखो मैं यहाँ से 4 वर्ष और 3 वर्ष मैंने कितने वर्ष व्यतीत कर लिए, 7 वर्ष। टोटल जो समय है ना व्यक्ति को वो कितना लगा 10 वर्ष। टोटल जो कुल समय लगा व्यक्ति को कितना लगा 10 वर्ष, जिसमें से मैं 7 वर्ष निकल चुका हूँ, अभी भी मेरा शेष कितना बचा 3 वर्ष। और उसका जो वार्षिक जो दर है ना भाई वो कितना भाई 3 साल का, वो है आपका 16%। तो इसका कुल ब्याज कितना हो जाएगा 16 3 48%। कह रहा है कि कुल जो है ना 10 साल बाद समय यहाँ से देखो कितना हो गया 3 4 3 7, तो टोटल समय कितना हो गया 4 3 7 3 10,
टोटल समय कितना हो गया, 10 वर्ष हो गए। और 10 वर्ष का जो टोटल मान कितना भाई, इनको जोड़ देंगे। 8 4 12 की 2, 4 4 8 2 10, तो 10 और 1 11, 112%। और कह रहा है कि आप बताओ आपके हिसाब से कितना परसेंट हुआ, 112। वो कह रहे हैं नहीं, जो 10 साल बाद है ना वो कितना हुआ, 11,340। वो कह रहा है कि वो कितना हो गया भाई, 11,340 हो गया। आपके हिसाब से 112%, उसके हिसाब से 11,340। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11,340 बटे में कितना आ जाएगा, 112। ये आ गया 1% की वैल्यू। हमसे मान किसका पूछा है, 100% का। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं भाई, गुणा कर देंगे 100 की। 100% की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, इसको काटेंगे तो किससे कटेगा भाई, जो काटेंगे तो काट जाएगा। तो वहाँ इसको काट देते 4 से, 4 एकम 4, 8, यहाँ पे से कितना बचेगा, 6 से काट देंगे तो 6 एकम 6, 5 बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं कट रहा है। तो इसको किससे काट दे, 4 एकम 4, 8 बचेगा, 7 बचेगा, 7। इसको काट देते हैं, 7 से काट दो इसको, 7 से, 7 एकम 7, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 4, 7 छिंग 42, 7 एकम 7, 4 बचेगा तो 42, 7 छिंग 42, 16 बार का चला जाएगा। कितनी बार चला गया, 16 बार। 7 से कटा ना, 7 से इसको काट देंगे, 7 से कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, 4 बचेगा 43 हो जाएगा, 7 छिंग 42, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 1620। अभी भी ये कट जाएगा 4 से, तो 4 चौको 16, 4 से कट जाएगा 4 चौको 16, और ये आ जाएगा 0, 4 पंचे 20। इसकी गुणा कर देंगे भाई 100 में, तो ये कितना हो जाएगा, 405, और डबल 0 बटे में कितना है आपका 4, भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 0 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये आ जाएगा हमारा 10,125। कितना आ गया, 10,125। क्या है ऑप्शन में भाई, देखो क्या ऑप्शन में है, आपको जी है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी के पास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल पहले ए और बी की आयु का रेशियो 5:7 था। भाई देखो 3 साल पहले, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 वर्ष पहले। ठीक है, 3 साल पहले। तो पहले ए अनुपात बी का रेशियो कितना था भाई, अनुपात जो था वो था 5:7। और क्या कह रहा है कि 13 साल बाद, अब कह रहा है कि 13 वर्ष बाद, 13 साल बाद, तो 13 साल बाद कितना हो जाता है, तो इनका जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 9:11। भाई इसको क्रॉस मेथड से करेंगे। ठीक है, क्रॉस मेथड सबसे आसान हो जाएगा। और कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु 11 वर्ष कम है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है, सी की वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे पूछा है। भाई देखो इसमें क्रॉस मेथड कर देंगे। भाई देखो इसकी गुणा इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा 11 पच्चे 55, 7 में कितना हो जाएगा 63, तो ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 63। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आ गया, 8 का, 8 का डिफरेंस आया है। भाई ये तो हो गया हमारा 3 साल पहले का, और ये हमारा 13 साल बाद का। ठीक है, 13 साल बाद का। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा था कि अब से 13 वर्ष बाद, तो 3 साल पहले और 13 साल बाद, भाई इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कुल आयु कितनी बढ़ेगी, 13, ये 3, ये तो 13 3 कितना हो जाएगा 16। तो 16 तो जो ए की भी बढ़ेगी और 16 बी की भी बढ़ेगी, तो दोनों को बढ़ा देंगे और इनकी गुणा यहाँ पर कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 16 निम्मा 144, और 11 गुणा 16, 11 छक्का 66, 11 एकम 11 6 17, 176। तो भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना का है, तो आपको इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 32 है। भाई यहाँ पे डिफरेंस 8 का, यहाँ पर डिफरेंस 32 का, तो कितने का अंतर आया, तो भाई यहाँ पर देखो 8 की जो वैल्यू वो कितनी दी गई है, 32। जब 8 की वैल्यू 32 है तो 1 की वैल्यू 8 एकम 8, 8 चौको 32, यानी 1 का मान कितना आ गया 4। हमसे क्या पूछा है कि बी की वर्तमान आयु, भाई बी की वर्तमान आयु कितनी थी, भाई बी की वर्तमान आयु थी भाई 7 थी। तो 1 का मान 4, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 गुणा 4, 7 चौको 28 वर्ष। तो बी की आयु कितनी आ गई, 28 साल। कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु 11 वर्ष कम है किससे, सी की वर्तमान आयु से। तो भैया सी की वर्तमान आयु हमसे पूछी है, तो बी की कितनी है 28, और सी की जो है ना वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु से 11 कम है, तो 28, और ये कितना हो जाएगा, देखो 28। अभी एक बात सुनो, 28 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो ऐसे करो, 28 तो ये निकल के आ गई बी की। अब ये बी की आयु है, ये 3 साल पहले की, तो 3 साल बाद की, तो बी की वर्तमान आयु पूछी ना, बी की वर्तमान आयु, तो इसमें 3 साल में जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो 28 3 कितना हो जाएगा 31, यानी कि जो बी की आयु है वो कितनी है भाई 31 साल है। अब कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु से
11 वर्ष कम है सी की वर्तमान आयु, तो कितनी कम है 11 वर्ष, तो 11 से कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20 वर्ष। तो भाई सी की वर्तमान आयु कितनी है, 20 साल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें 3 साल ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि 3 साल जो है थी ये तो पहले की थी, लेकिन हमें वर्तमान आयु बतानी थी, तो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 31। और बी की आयु जो है ना वो जो सी की आयु है वो बी की आयु से 11 साल कम है। तो भाई सी बी की थी 31, तो 11 साल कम कर देंगे तो ये आ जाएगी 20। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी एक व्यवसाय में 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यह निर्णय लिया जाता है कि लाभ का 9% दान में दिया जाएगा। यदि कुल लाभ 2.5 लाख, कितना है भाई, 2.5 लाख है ना, 2,50,000 रुपये है, तो लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। भाई देखो ए कहाँ गया क्वेश्चन, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना दिया गया भाई, इसका मान दिया गया आपको 2:3:5 दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि यह निर्णय लिया गया कि लाभ का 9% तो दान में दे दिया गया है भाई, कुल लाभ का तो लाभ कितना भाई, 3, 2, 5 और 5, 5, 10। भाई टोटल कितना है भाई, टोटल भाई देखो, यदि कुल लाभ कह रहा है कि 2.5 लाख का होगा भाई, आपको टोटल लाभ कितना है, 3, 2, 5, 2, 10। हमारा जो लाभ है टोटल 10 है, आप कह रहे हो 10 बुक करनी, जो टोटल लाभ है ना वो कितना है, 2.5 लाख है, 2,50,000 है। अब कह रहा है कि इसे 2,50,000 में से 9% तो दान में दे दिया है। तो अभी आपके पास कितना शेष है, तो आप पूछ रहे मेरे पास 9% दान में दे दिया, अभी भी 91 शेष है। 91 बटे में कितना आ जाएगा, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आप निकाल सकते हो। कैसे, तो ये बचेगा आपका 2500, और गोड़ा में कितना बचेगा आपका 91, और ये 10 आपका बटे में आ जाएगा। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो लाभ में सी का हिस्सा पूछा, तो सी का हिस्सा है कितना भाई, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा 5 है, तो गुणा 5 से कर देंगे इसका। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, देखो जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट भाई, 91 पंचे चाहो तो इसकी गुणा कर लो, ये कितना है 250 है। यहाँ से हम मान निकालेंगे सी का, तो सी का हिस्सा पूछा, तो ये हो जाएगा 250 और गुणे 5 एकम 5, 5 ने 45, ये हो गया 455। भाई इसका गुणा कर दो भाई, आंसर आ जाएगा भाई, 5 चौको 20, सॉरी 5 जीरो जीरो, इकाई अंक जीरो तो सब में है भाई। भाई इसको 25 से भाई गुणा कर लो भाई, जीरो तो है, जीरो आ ही जाएगा। 25 पंचे 125 की 5, कैरी करेगा 12, 25 पंचे 125 और 125 और 12, तो 125 और 12 कितना हो जाएगा, 5 2 7 2 1 3, 137, 137 की 7 यानी कि 750। तो देखो भाई 750 देखो पीछे से किस ऑप्शन में मैच खा रहा है, 750 देखो भाई 750 किस ऑप्शन में दिया गया भाई, देखो कोई है ऑप्शन, आप कहोगे जी भैया 750 वाला एक ही ऑप्शन है जो कि सी में है, देखो 750, तो बस यही आंसर आ जाएगा, 1,13,750। ज़्यादा कुछ भी हमें क्वेश्चन में सोचना विचारना बिल्कुल भी नहीं है, और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते का जो रेशियो है वो कितना है भाई, 3:4 का रेशियो है। कितने का रेशियो भाई, 3:4 के रेशियो में है। और आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में बोला है कि 3:4 और 5:9 है भाई। ठीक है, 3:4 और 5:9 है। ए और बी को 2:3 के रेशियो में मिलाया जाता है। भाई देखो, जब हम कोई चीज़ मिश्रण में मिलाते हैं ना भाई, तो हमें उनकी टोटल वैल्यू को बराबर करना होता है। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, तो 4 3 7, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी, 9 5 14। भाई इनकी टोटल वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो बराबर कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर 14, तो 14 इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी भाई, 2 से मुझे यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, तो ये तो हो गया बराबर। अब कह रहा है कि और इसमें एक नया मिश्र धातु सी के लिए इसको पिघलाया जाता है और इसको 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो यानी कि इसमें तो मैं 2 के अनुपात में मिलाऊंगा और इसको मैं 3 के अनुपात में मिलाऊंगा। अब यहाँ पर देखो टोटल 2 दूनी 4 की गुणा यहाँ पर होगी, तो 4 की गुणा यहाँ पर भी हमें करनी पड़ेगी, तो और 4 की गुणा यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने 3 की गुणा की, तो 3 की गुणा मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, 3 की गुणा मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। बस कर लेंगे। तो भैया इनके मान लिख लिए ना भैया एग्जैक्ट क्लियर। तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, ये हो जाएगा 4 चौको 16, ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 और 9 तियाँ 27। बात समझ में आ गई इतनी। बस अब इनको जोड़ देंगे,
भाई अब इनको और इनको आपस में जोड़ दो, हमारा रेशियो में निकल के आ जाएगा। 15/12 कितना हो जाएगा 27 अनुपात 27/16 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 43। तो देखो भैया 27-43 ऑप्शन में है क्या, ये आ गया हमारा आंसर 27/43। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई, और इस क्वेश्चन को भैया इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से, भाई देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर हमारी कितनी है 10% है, और कह रहा है कि दर से 3 साल के लिए समय, यानी हमें टी का मान कितना दिया गया, टी का मान हमें दिया गया 3 साल, कितना दिया गया भाई 3 साल के लिए दिया गया है, यानी कि 3 ईयर्स। अब देखो 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है ना वो 558 रुपये है। तो भाई देखो यहाँ से आप देखो, अब यहाँ से देखो अंतर कितने का बोल रहा है भाई 558 रुपये का अंतर है। तो यहाँ से देखो हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ से 3 साल का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इनके बीच का जो अंतर है ना वो 558 है भाई। देखो 10% 3 साल के लिए, तो 10% के 3 साल के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता, तो 10 तियाँ कितना हो जाएगा, तो भाई आप पूछ रही है तो हो जाएगा हमारा 30, कितना हो जाएगा 30 साधारण ब्याज। और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो पहले वर्ष तो समान रहता है, और दूसरे साल क्या होता है भाई ब्याज पर ब्याज रखने लगता है। तो 3 साल का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 33.1%। भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, आपको उस इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3.1% का, वो कह रहा नहीं इनके बीच का अंतर है 558 का, यानी कि कहने का मतलब है कि 3.1% की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 558। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या होगा यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना, तो 558 गुणे 100 बटे में कितना आ जाएगा 3.1। यहाँ से मैं जैसे ही यहाँ पर ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितनी बार कटेगा 31 एकम 31, 31 दूनी 62 ज़्यादा हो जाएगा, तो 31 एकम 31 कितना शेष बचा भाई, कितना शेष बचा, तो 4 और 2 24, और 31 अट्ठे 8 एकम 8 8 3 24 248, तो कितनी बार गया 18 बार, और इसकी गुणा कर देंगे भाई तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 एकम 18 और 3 जीरो 18,000। तो 18,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, खरगोश जितनी देर में साबित, देखो कौन है कुत्ता है, कुत्ता मान लिया यानी कि डॉग, और ये क्या हो गया हमारा रैबिट। भाई ये 2 जानवर हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, 7 छलांग लगाई, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है, और खरगोश द्वारा 6 छलांग लगाने में तय की गई दूरी, तो भाई खरगोश कितना लगाएगा 6, और कुत्ते के द्वारा 5 छलांग लगाने में तय की गई दूरी, भाई कुत्ता कितना लगा रहा है 5 छलांग, तो भैया 6 छलांग लगा रहा है, तो 5 के हिसाब से कितना कर देगा, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा गलती है क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है लगता है भाई। अच्छा खरगोश के द्वारा 6 छलांग, ठीक है भाई, खरगोश के द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, भाई खरगोश कितना लगा रहा है भाई, खरगोश तो खरगोश लगा रहा है 6 छलांग में तय की गई दूरी, और कुत्ते के द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, तो दोनों की चाल का रेशियो कितना है। भाई देखो ये तो लगा दी इसने छलांग, किसने, कुत्ते ने और रेबिट ने। जितनी देर में खरगोश 7 छलांग लगाता है तो उतनी ही देर में कुत्ता भी 6 छलांग लगा देता है। खरगोश के द्वारा 6 छलांग लगाने में तय की गई दूरी कुत्ते की 5 छलांग की तय की दूरी के बराबर है, तो यानी कि 6 छलांग है वो किस में जुड़ेगी, ये आपकी आ जाएगी कुत्ते वाले में, कुत्ते में। तो 6 छलांग में खरगोश के द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते की, तो भाई इसकी गुणा हो जाएगी इसमें, और इसकी कितनी 5 छलांग में तय की गई दूरी। बात समझ में आई या नहीं भाई। यदि आपको कम समझ में आया हो तो ऐसे समझ लो, यदि आपको कम समझ में आया हो तो ऐसे समझो भाई। देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि खरगोश के द्वारा 6 छलांग, भाई खरगोश कितना लगा रहा है 6 छलांग, यानी रेबिट कितना लगा रहा है 6 आर, और कुत्ते के द्वारा 5 छलांग, कुत्ता कितना लगा रहा है अभी 5 छलांग, तो कुत्ता ने कितनी छलांग लगाई 5 डॉग,
के बराबर है तो ये हो गए दोनों बराबर। तो यहाँ से रैबिट और डॉग यानी कि दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। आर का मान 5, टी का मान 6। तो ये कितना आ जाएगा आर, और ये रैबिट यानी कि डॉग, आर का मान 5 और डॉग का मान कितना आ गया 6। तो बस इसकी गुणा करनी थी। तो कुत्ते में कितने की गुणा हो जाएगी 6 की, और रैबिट में कितने की गुणा हो जाएगी 5 की। तो ये हो जाएगा 6 चरंग 36 और ये हो जाएगा 7 पना 35। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा 36:35। देखो कौन सा ऑप्शन है भाई, 36:35। तो भाई वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आपको सर ये तो 35:36 है, तो भैया यहाँ पर भाई रैबिट को ले लो, यहाँ पर चाहे खरगोश को ले लो भाई, ठीक है। इनको इंटरचेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा। आप खरगोश को पहले लिख देना भाई, यहाँ पर आप डॉग को कर देना, ठीक है। और इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, ठीक है। पलट के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन। रीवा के पास कुछ मुर्गियां कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की कुल संख्या 348 है, तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं। भाई देखो भाई, मुर्गी पैर वाले क्वेश्चन आ गए भैया, सर और पैर वाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा इस बार। भाई देखो मुर्गी, यदि मैं बात करता हूँ भाई मुर्गी की, तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं आप लोग बताएंगे भाई। मुर्गी के 2 पैर होते हैं 4 होते हैं, तो आप कहोगे नहीं सर मुर्गी के तो 2 पैर होते हैं। अब अच्छा, मुर्गी के तो हो गए 2 पैर, बकरी के बताओ कितने पैर होते हैं। तो आपको सर बकरी के तो 4 पैर होते हैं। इतनी बात तो भाई सबको पता होगी। अब भाई मान लो कि भाई मुर्गी के मैंने मान लिया कि, अब देखो कह रहा है कि सिरों की कुल संख्या 100 है। भाई जितने सिर होंगे उतनी संख्या होगी, जितने सिर हैं उतनी ही दोस्तों उनकी संख्या होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, मान लो भाई अपनी ओर से मान लो कि मैंने मान लिया कि कुल संख्या जानवरों की 100 है। मैंने सोचा कि भाई जो 100 संख्या है ना भाई, 100 की 100 मुर्गी मान लो आप। यदि 100 की 100 मुर्गी हैं, यानी कि जो जितने जानवर हैं ना, मैंने मान लिया कि 100 की 100 मुर्गी हैं, तो भाई उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 दूनी 200 यानी कि 200 पैर। यदि मान लो कि 100 की 100 बकरियां हैं, तो उनके कुल पैर कितने हो जाएंगे, 100 चौको 400 पैर हो जाएंगे। अब बोला कितना है, पैरों की कुल संख्या कितनी है, 348। जो पैरों की कुल संख्या है 348, उसको लिखेंगे मिडिल में, और यहाँ से निकालेंगे इसको एलिगेशन से। इसको इससे घटा देंगे भाई, 200 में से 348 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 148, और 400 में से 348 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा 52। अब इसको काट देंगे, ये कितनी बार कटेगा भाई, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 से कटेगा 4 तियाँ 12 और 4 सत्ते 28, तो 13:37। अब भाई देखो कह रहा है कि कुल कितनी बकरियां हैं। भाई आपके पास बताओ कुल कितनी बकरियां, तो 13 प्लस का 37, तो 13 प्लस 37 बराबर कितना हो जाएगा, तो 30, 10, 40, 10, 50। आप बताओ कितने हैं भाई, टोटल जानवर कितने हैं 50। वो कह रहा नहीं, जो टोटल जानवर है वो कितने हैं 100 है। यानी 50 की वैल्यू कितनी दी गई है 100। जब 50 की वैल्यू 100 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी एक का मान कितना आ जाएगा 2। हमसे क्या पूछा है, बकरियों की संख्या। तो ये बकरियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो भाई बकरियों की संख्या 37 थी, तो इसमें भी 2 की गुणा कर देंगे। यदि मुर्गी की संख्या पूछेगा तो इसमें भी हम 2 की गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 37 दूनी कितना हो जाएगा, 37 दूनी होता है आपका 74। तो ये आ गई हमारी क्या, ये हमारी उनकी संख्या निकल के आ गई। तो हमसे किसकी पूछी थी, तो हमसे बकरी की पूछी थी। तो बकरी की कितनी है, 74 है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और यदि आपसे पूछता मुर्गी कितनी है, तो मुर्गी आप बता देते 26 है। बकरी पूछी तो बकरी कितनी है, 74 है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यदि आपके सामने एग्जाम में ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलत करके नहीं आएंगे भाई, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज के ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। थोड़ा सा समय ज़रूर लगा, लेकिन हमने 20 क्वेश्चन अपने आप में कह सकते हैं कि आज का जो प्रैक्टिस सेट था थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं। आसान तो बिल्कुल था ही नहीं आज का हमारा सेट, समझ रहे हैं ना भाई। आज का सेट को हम आसान सेट नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा कैसा था भाई, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। थोड़े से अलग टाइप के भी क्वेश्चंस आप लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे, लेकिन आपको सेशन में मज़ा ज़रूर आया होगा, ठीक है। तो चलिएगा, आज का सेशन कैसा लगा तो मेरे साथ ही आप लोग एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि एक हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिले, जिससे मैं सीरीज को आप लोगों के लिए कंटिन्यू लाता रहूं, ठीक है। हमारे आज से 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और लगभग 11 प्रैक्टिस सेट और मैं कराऊंगा। तो एग्ज़ाम से पहले हम इनके 20 प्रैक्टिस सेट बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आपके 11 प्रैक्टिस सेट और शेष हैं, उनको भी करवा देंगे। और आप लोगों की भारी डिमांड आ रही है कि सर CAPF HCM BSF HCM की जो बुक अंकित भाटी सर के द्वारा लॉन्च हुई, इसकी मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करा दूं।
तो उसके लिए भाई मैं भी तैयारी में लगा हुआ हूँ आप लोगों के लिए। तो जल्द से जल्द उसकी वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भैया, बेल आइकन को ऑन करके रख लो ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है भैया, तो चलिएगा सभी को भैया जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है भैया, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना।